ओके तो हम मई जून 17 का पेपर 2 अटेम्प्ट कर रहे थे और हमने कल 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और लास्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का हमने जो है आज के लिए छोड़ा था, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स द सर ये हाइड्रोकार्बन्स लास्ट क्वेश्चन है। C4H10, बट ये 23 मार्क्स का क्वेश्चन है। सर ये तो पूरा पेपर 3 तो बहुत आसान थे क्वेश्चन। एंड BC4H8 आर बोथ अनब्रांच्ड। देखें, ये एक इंफॉर्मेशन दे दी अनब्रांच्ड। अदरवाइज अगर हम देखें तो हमें इनका जनरल फॉर्मूला भी पता चल रहा है कि ये CnH2n+2 है और ये CnH2n है। CnH2n+2 अल्केन होता है और CnH2n अल्कीन होता है, राइट। ए डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन, ठीक है। बी ब्रोमीन को अगर डीकलराइज नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज कि वो नो अल्केन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। बी डीकलराइजेस ब्रोमीन एंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, वो हम ऊपर भी डिड्यूस कर चुके हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का मतलब है कि सिस ट्रांस शो हो रहा है, ठीक है। और सिस ट्रांस कौन से डबल बॉन्डेड कंपाउंड शो करते हैं? जिनमें सर जो जिन ये पे जो दो डबल अलग अलग बॉन्डेड लगे होते हैं। कार्बन वाला जो कार्बन होता है, हैव ईच कार्बन हैव बोथ डिफरेंट ग्रुप्स। जो एक कार्बन है, देखें डबल बॉन्ड तो बना लिया, रिमेनिंग कितने बॉन्ड्स बचे? 2 बॉन्ड बचे इस कार्बन के भी और 2 बॉन्ड बचे इस कार्बन के भी। तो इन 2 पोजीशंस पे जो ग्रुप्स हैं वो दोनों क्या लगे होने चाहिए? डिफरेंट लगे होने चाहिए, तो फिर वो सिस ट्रांस शो करता है। ये बात क्लियर है? यस सर। यस जी, बाकी ओके। ड्रॉ स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ ए। तो ए अनब्रांच्ड है, अल्केन है, तो इस और 4 कार्बन है, तो इट मींस अगर मुझे स्केलेटल फॉर्मूला बनाना है तो ये 2 कार्बन हो गए, ये 3rd कार्बन हो गया और ये 4th कार्बन हो गया, ठीक है। ये क्लियर है सबको? जी सर। ओके। द हाइड्रोकार्बन A C4H10 has a branched isomer. Okay. Suggest why unbranched A has a higher boiling point than its branched isomer. जी, इसका रीजन कोई मुझे दे सकता है? ओके, देखें, अगर हम अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वो C4H10 है, राइट। तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह एक दूसरे के साथ क्लोजली अरेंज हुए हुए होते हैं, ठीक है। और अगर हम ब्रांच लें, ये अनब्रांच की बात हो रही थी, तो ब्रांच में क्या हो सकता है कि 3 कार्बन है और चौथा कार्बन यहाँ पे आपके पास जो है 4th कार्बन ब्रांच में प्रेजेंट होगा। तो अब जब कार्बन एटम्स ये वाले मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे तो इन मॉलिक्यूल्स में रिलेटिवली गैप ज्यादा हो जाता है ब्रांच की वजह से, जिसकी वजह से जो इन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन डाइपोल फोर्सेस होती हैं, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, जो कि मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रही होती हैं, वो वीकर होती हैं ब्रांच में, और अनब्रांच में वो स्ट्रॉन्गर होती हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स का है तो सर हमें 2 पॉइंट। जी, दोबारा किस में होती है? देखें, वीकर इसमें होती हैं, क्यों? क्योंकि ब्रांच होने की वजह से मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का इन्फ्लुएंस भी वीक हो जाता है। और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हर पॉइंट से एक दूसरे के करीब होते हैं अनब्रांच में, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये जो इंड्यूस्ड फोर्सेस हैं, वो स्ट्रॉन्गर होती हैं, ठीक है सर। ओके। तो 2 मार्क्स हैं, तो 2 मार्क्स के लिए आप किस तरह लिखेंगे कि
unbranched A has a stronger induced dipole forces of attraction than branched isomer। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बारे में वो बात कर रहे हैं। Hence, more energy is needed to break the intermolecular forces of unbranched A. Is this understandable to everyone? Yes. जी अर्श मोहम्मद, आप दोनों को भी क्लियर है? Yes, sir. Okay. Give the structural formula of B. B हम जो डिस्कस करके आए थे, उस B के बारे में हमने एक तो हमने डिड्यूस कर लिया था कि अल्कीन है, डीकलराइज कर रहा है ब्रोमीन को, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, जिसका मतलब है कि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो डिफरेंट Different ग्रुप्स groups होने attached. चाहिए। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से पहले हम इस तरह अगर बनाएं तो हम इजीली वर्कआउट कर लेंगे कि हमने ये बात की थी कि ये जो दो सिंगल बॉन्ड्स हैं इस पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। बी का फॉर्मूला क्या था? C4H8, राइट? तो अगर फॉर एग्जांपल इधर CH3 है तो 3 कार्बन हो गए, इधर मैं हाइड्रोजन प्लेस कर दूं, दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। अगर मैं इधर भी CH3 प्लेस करूं और इधर मैं हाइड्रोजन प्लेस करूं तो आप देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही बन रहा है, और ईच डबल बॉन्डेड कार्बन हैव अ 2 डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसका मतलब है बी का फॉर्मूला या बी का स्ट्रक्चर बेसिकली यही होगा, बट हमें किस फॉर्म में लिखना है? उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? CH3, ठीक है, देन CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. Okay. Explain why B shows geometrical isomerism. तो geometrical isomerism शो करने की दो रीजंस होते हैं कोई भी कंपाउंड जो कि geometrical isomerism शो करता है। उसकी पहली वजह ये होती है कि डबल बॉन्ड, ठीक है, और डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता। तो आप फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, Sir, second point ये है कि दोनों कार्बन पे different groups attached हैं. ईच डबल बॉन्डेड कार्बन, जी बिल्कुल सही मोहम्मद शेख, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन इज बॉन्डेड टू two
डिफरेंट ग्रुप्स। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ओके। Draw the mechanism of the reaction of B with bromine. Include all necessary charges, dipoles, lone pairs and curly arrows. तो देखें, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन की उन्होंने कोई इक्वेशन नहीं दी है, तो हम पहले यहाँ पे ऊपर रफ में एक इक्वेशन बना लेते हैं। ये होगा क्या, देखें, बी ऐसा कंपाउंड था, राइट, और जब मैं इसे ब्रोमीन से रिएक्ट कराऊंगा तो होगा क्या? सर हेलोजन अल्कीन बन जाएगा। डाई हेलोजिनो अल्कीन बन जाएगा। डाई हेलोजन अल्कीन। सारे ग्रुप्स एज इट इज अटैच रहेंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों कार्बन एटम्स पे ब्रोमीन लग जाएगा। ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए मैकेनिज्म कैसे ड्रॉ करेंगे। उन्होंने आपसे मैकेनिज्म ड्रॉ करने को बोला है, तो आप जब आपको मैकेनिज्म ड्रॉ करना होगा तो हम सबसे पहले अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बनाएंगे और उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो डबल बॉन्ड है, ये मैकेनिज्म का तरीका समझ लें, उस डबल बॉन्ड की फेसिंग पे जिस मॉलिक्यूल से वो रिएक्ट कर रहा है और जो मॉलिक्यूल उस डबल बॉन्ड वाली पोजीशन पे ऐड हो रहा है उसको उसकी फेसिंग पे बनाएंगे, ठीक है। तो ब्रोमीन का वो एटम जो कि डबल बॉन्ड को फेस कर रहा है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन की वजह से ब्रोमीन का ये वाला एटम अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे ब्रोमीन के एटम पे इंड्यूस कर देगा, उसकी तरफ पुश करेगा, जिसकी वजह से इस ब्रोमीन के मॉलिक्यूल में एक डायपोल क्रिएट हो जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। जी, यशफा, अनीसा, अमीना एंड Yes. ओके। देन उन्होंने क्या बोला, आपको कर्ली एरोज बनाने हैं। तो डबल बॉन्ड से उस ब्रोमीन एटम पे अटैक होता है जो कि डबल बॉन्ड को फेस कर रहा है, हमेशा ये कर्ली एरो बनेगा। और जो ब्रोमीन का एटम डबल बॉन्ड से अवे है वो अपने मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, तो एक एरो उस बॉन्ड से उस सेकंड ब्रोमीन के एटम की तरफ बनेगा। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। आपने दूसरी डिवाइस से ज्वाइन किया है? जी सर, वो लैपटॉप से ज्वाइन किया। ओके, अब जरा देखिए अगली बात। अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें, जो अल्कीन है वो सिमेट्रिकल है। अगर मैं यहां से यूं डिवाइड करूं तो दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल पार्ट्स हैं। तो अब हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड कर देंगे। ऊपर दोनों तरफ CH3 था तो CH3 रहेगा, नीचे दोनों तरफ हाइड्रोजन ही रहेगा। अब अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो आप दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में से किसी भी एक कार्बन पे इधर राइट वन और लेफ्ट वन पे एक ब्रोमीन एटम शो कर सकते हैं। या तो आप इस पे कर दें तो भी करेक्ट है, और इस पे कर दें तब भी करेक्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। ये बात क्लियर है सबको? और दूसरा ब्रोमीन एटम जो कि बॉन्ड ब्रेक करके बॉन्ड पेयर को लेके रिमूव हुआ था, उसको आप यहाँ पे शो करेंगे अलग से। अच्छा, जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच कर दिया उस कार्बन पे हम कुछ नहीं करेंगे, और जिस कार्बन के 3 बॉन्ड्स होंगे उस कार्बन पे हम ये पॉजिटिव साइन शो करेंगे, और ब्रोमीन के एटम पे एक लोन पेयर शो होगा। अब ये ब्रोमीन का एटम अपने लोन पेयर से इस कार्बन पे अटैक करेगा जो कि कार्बोकैटाइन है, और उसके रिजल्ट में देखें आपको वही सेम प्रोडक्ट मिलेगी जो आपने ऊपर बनाई थी।
यानी कि 2 कार्बन एटम्स थे सेंटर में सिंगल बॉन्डेड, और दोनों कार्बन एटम्स पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच था, एक हाइड्रोजन अटैच था और एक ब्रोमीन अटैच था। ये मैकेनिज्म क्लियर है सबको? यस सर। अगर Yes, किसी sir. को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। नो सर। ओके, 6th पार्ट में क्या कह रहे हैं? एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ डाइपोल ऑन ब्रोमीन इन द मैकेनिज्म। ब्रोमीन मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो दोनों एटम्स ब्रोमीन के हैं, जिसका मतलब है दोनों में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, और अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा तो इसका मतलब है इस पे कोई डाइपोल नहीं आना चाहिए। तो बट यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में हमने डाइपोल बनाया है, तो उसका रीजन क्या है कि ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल इस वक्त यहाँ पे ये किसके क्लोजर है? एक पाई बॉन्ड के क्लोजर है, राइट? तो बेसिकली इस पे डाइपोल आने का, इस पे डाइपोल के डेवलप होने का रीजन वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं या वो पाई बॉन्ड है, ठीक है? तो आप रीजन क्या लिखेंगे? that it is originated due to the electrons in पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन की वजह से उस ब्रोमीन एटम ने जो डबल बॉन्ड के क्लोजर था अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ब्रोमीन एटम की तरफ पुश कर दिए, जिसकी वजह से वो ब्रोमीन जो डबल बॉन्ड को फेस कर रहा था पार्शियल पॉजिटिव हो गया और दूसरा ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव हो गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी, अर्श, यशफा एंड अमीना, आप तीनों को भी क्लियर है? Yes, sir. Okay, now B part. The alcohol C and D are isomers of each other with the molecular formula C4H10O. Both isomers are branched. ठीक है, उन्होंने C और D का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बता दिया। फर्दर क्या बता दिया? दोनों आइसोमर्स हैं और दोनों क्या हैं? ब्रांच्ड हैं। ओके, अब वो आगे क्या कह रहे हैं? When C is heated under reflux with acidified potassium dichromate, no color change is observed. इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे? जी, वेरी गुड मोहम्मद। देखें, हमारे पास 3 तरह के अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जब हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे अगर उसकी जो है माइल्ड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन पे सर वो ऑक्सीडेशन हो एल्डिहाइड या होता है। माइल्ड ऑक्सीडेशन हो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर प्राइमरी अल्कोहल की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो या माइल्ड ऑक्सीडेशन हो तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी अल्कोहल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पे सिर्फ कीटोन बनता है और वो स्ट्रॉन्ग ही कंडीशंस में होती हैं, माइल्ड कंडीशन में नहीं हो सकती। और टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो अगर यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं आया तो इट मींस कि कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं हुई, और अगर अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हुआ तो इट मींस दिस अल्कोहल इज टर्शियरी अल्कोहल। ये बात सबको समझ में आ गई कि हमने किस तरह सी के बारे में कंक्लूड किया कि इट इज अ टर्शियरी अल्कोहल? यस सर। Yes, sir. Okay. When D is heated under reflux with acidified potassium dichromate, याद रखिएगा जब भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम मैग्नेट और रिफ्लक्स की टर्म यूज हो रही हो तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जा रही है, कंप्लीट हीटिंग की जा रही है। इस केस में माइल्ड हीट, सॉरी,
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो रही है, माइल्ड ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. The color of the mixture changes from orange to green and EC4H8O2 is produced. तो अगर आप इसका जनरल फॉर्मूला देखें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2nO2। और ये जनरल फॉर्मूला किसका होता है? Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। और अगर ये प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी एक Primary हुआ. प्राइमरी अल्कोहल है। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. जी, अर्श, यशपा एंड अमीना, आप तीनों को क्लियर है? Yes, sir. ओके। E reacts with aqueous sodium carbonate to form carbon dioxide gas। ये बात भी इस बात को कंफर्म कर रही है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है जो कि किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कर सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है किसी भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फॉर्म कर सकता। ये बात भी क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। नाउ अब उन्होंने क्या कहा है कि आपको सी, डी और ई आइडेंटिफाई करने हैं। तो सी के बारे में हमने क्या कंक्लूड किया था? कौन सा अल्कोहल है? Tertiary. अच्छा, सी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H10O2। डी का सॉरी Sir, C का C4H10O। O है. डी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है? C4H10O। और ई का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8O2। और हमने फर्दर क्या डिसाइड किया था कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है और ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि यहाँ पे इन्होंने एक और बात ऊपर बोली है, अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें बी पार्ट की, टर्शरी और प्राइमरी अल्कोहल तो हैं बट दोनों फर्दर क्या है? दोनों ब्रांच दोनों ब्रांच है, यानी कि आपने इसको भी ब्रांच फॉर्म में बनाना है और इसको भी ब्रांच फॉर्म में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अगर मैं टर्शरी अल्कोहल बनाऊंगा तो टर्शरी अल्कोहल के लिए तो तरीका ये है, या टर्शरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिसमें OH जिस कार्बन पे अटैच हो उस कार्बन के फर्दर बॉन्ड्स भी किससे बने हुए हों? कार्बन से ही बने हुए हों। तो मैं यहाँ पे 3 कार्बन लगा दूंगा, देखिए मेरे 4 कार्बन पूरे हो गए। Yes, sir. जी, टर्शरी स्ट्रक्चर बन गया। हाइड्रोजन पूरे करने, सेंटर वाले कार्बन की बात की जाए तो उसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, जिसका मतलब है कि उस पे कोई हाइड्रोजन नहीं लग सकता। बाकी तीनों जो कार्बन एटम्स हैं उन तीनों के पास एक एक बॉन्ड है। इट मींस कि उन तीनों के साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच हो सकते हैं। तो अब देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही बन गया C4H10O। Yes, sir. यस अर्श, यशपा एंड अमीना। Yes, sir. ओके, अब हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना है। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब ये कि वो अल्कोहल जिसमें जिस कार्बन पे OH लगा हो उस कार्बन पे एटलीस्ट कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 2 हाइड्रोजन होने 2. चाहिए। तो अभी हमने एक कार्बन बनाया, रिमेनिंग कितने कार्बन बचे? 3 कार्बन बचे। ठीक है, एक काम करते हैं, रुके, यहाँ पे बनाता हूं ताकि बात क्लियर हो। जिस कार्बन पे OH होगा उस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। रिमेनिंग कितने कार्बन बच गए? अब इसके 3 कार्बन बच गए, 1 2। और अगर मैं थर्ड कार्बन इस कार्बन पे लगाऊंगा तो इसका मतलब है ब्रांच फॉर्म नहीं होगी, चाहे मैं यूं नीचे बॉन्ड बना के लगाऊं, चाहे मैं ऊपर बॉन्ड बना के लगाऊं, या मैं यहाँ पे बॉन्ड बना के लगाऊं, तो वो कभी भी ब्रांच कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो लीनियर कंसिडर किया जाएगा। ब्रांच हमेशा उस कार्बन पे होती है जो कार्बन टर्मिनल ना हो। तो इट मींस कि मैं इस कार्बन पे एक और कार्बन प्लेस करूंगा, तो अब मेरा ये स्ट्रक्चर ब्रांच भी है और प्राइमरी भी है। ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes. अब अगर इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं?
जिसको मैंने इनसर्कल किया है। सर 3 बने हुए हैं, एक एच आएगा। 3 बने हुए हैं तो इट मींस इसके पास एक H लगेगा। बाकी जो रिमेनिंग 2 कार्बन्स बचे हैं उन दोनों कार्बन्स का एक एक बॉन्ड है, जिसका मतलब है उन दोनों पे 3-3 हाइड्रोजन लगेंगे। अब अगर आप इसका फॉर्मूला काउंट, इसके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काउंट करें तो आपको सेम वही फॉर्मूला मिलेगा जो ऊपर आपने लिखा है C4H10O। Yes, इज दिस sir. क्लियर? यस सर। और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कन्वर्ट हो रहा था? डी। तो इसका मतलब है कि मैं डी के स्ट्रक्चर को ही रिपीट करूंगा, बट डिफरेंस क्या होगा कि जिस कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन को मैं क्या बना दूंगा? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड। बना दूंगा। अब आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काउंट कर लें, आपको यही फॉर्मूला मिलेगा C4H8O2। जी, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। अर्श, यशफा। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि एग्जामिनर ने डिस्प्लेड फार्मूला मांगा है या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला मांगा है? उसने क्योंकि यहाँ आइडेंटिफाई पे करने उसने को बोला है। उसने आइडेंटिफाई करने को बोला है, तो आपका इस फॉर्मूला सही होना चाहिए। अब वो डिस्प्लेड फॉर्म में हो, स्ट्रक्चरल फॉर्म में हो, स्केलेटल फॉर्म में हो, सब एक्सेप्ट होंगे। मगर जिस तरह ये वाला आपका पार्ट था जहां पे आपसे उसने स्पेसिफाई किया था स्केलेटल फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम डिस्प्लेड या स्ट्रक्चरल नहीं बना सकते थे। ठीक है? जी सर, वही मैं पूछ रहा था क्योंकि उसने बताया नहीं ना कि किसमें हाँ, बनानी है। और वहां पे उसने मेंशन नहीं किया, तो आप उन कोई भी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ write the equation for the reaction between E and aqueous sodium carbonate। अच्छा, E का हमें फॉर्मूला पता है क्या है? C4H8O2 है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। अच्छा, E क्या है? एक एसिड है। तो अगर आप जनरल इक्वेशन याद रिकॉल करें कि जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या क्या फॉर्म करता है? जी, सर सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? यस क्या क्या सर। फॉर्म करता है? सॉल्ट, सॉल्ट। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो अभी हम सॉल्ट को छोड़ देते हैं। अगर उसके अलावा हमारे पास क्या बनेगा? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां तक? अब देखें सॉल्ट कैसे हम बनाएंगे। ई में कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं? सर एक ही है। एक ही है। तो कितने हाइड्रोजन ई में से रिमूव हो सकते हैं जब वो एज एन एसिड बिहेव करेगा? सिर्फ एक। एक ही हाइड्रोजन, जो कि OH से अटैच है। ठीक है? तो आप हाइड्रोजन को कम कर देंगे, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो एक ही हाइड्रोजन कम कर देंगे। बाकी एज इट इज फॉर्मूला रहेगा, और उसके साथ कौन आके अटैच हो जाएगा? सोडियम। अब यहाँ पे देखिए सोडियम कितने हैं? 2। और यहाँ पे सोडियम कितने हैं? 1। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मैं इधर कोफिशिएंट 2 प्लेस करूंगा। जब 2 प्लेस करूंगा तो ये पूरा ग्रुप भी क्या हो जाएगा? 2। और उसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 प्लेस करूंगा। अब आप काउंट कर लें, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। यस सर। जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। यशफा, अर्श, आपको भी क्लियर है? Yes, sir. ओके। द आइसोमर F and G have
C5H10O both form an orange precipitate when reacted with 2,4-DNPH. अगर 2,4-DNPH से orange precipitate बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन से कंपाउंड होंगे? कार्बोनिल। कार्बोनिल। इट मींस कि अगर ऑरेंज प्रेसिपिटेट बन रहे हैं 2,4-DNPH से तो C5H10O अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। और अल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nO। F is unbranched and reacts with alkaline aqueous iodine to produce a yellow precipitate। अच्छा, अनब्रांच्ड है, ये बात तो क्लियर हो गई। अगर अल्कलाइन एक्वस आयोडीन से येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि एफ में इससे इस इंफॉर्मेशन क्या ग्रुप होना चाहिए? एफ में एल्डिहाइड CHO। रॉन्ग। कीटोन? नो जी। यश फॉर अमीना, आप लोग प्रीवियस क्लासेस आपने ली हैं, आप लोग बताएं। हमने डिस्कस किया था कि एक्वस आयोडीन, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन कौन से ग्रुप की प्रेजेंस को शो करता है? कीटोन जिसके साथ एक अल्काइल ग्रुप हो या OH जिसके साथ अल्काइल ग्रुप। ओके गुड। देखें, मैं दोबारा रिकॉल करा देता हूं। एक्वस अल्कलाइन आयोडीन अगर आपको येलो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करके दे रहा है देन वी हैव CH3C double bond O group present in the molecule and that can be a ketone or an aldehyde। चाहे aldehyde हो या ketone हो, उसमें ये ग्रुप होना चाहिए। और अदरवाइज दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि उसमें आपके पास CH3 के एडजेसेंट कार्बन पे CH कार्बन जो है CHOH होना चाहिए और ये केस किसके लिए होगा? अल्कोहल के लिए होगा। अच्छा, हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि ये जो हमें F और G कंपाउंड दिए गए उनमें अल्कोहल नहीं है, राइट? क्योंकि जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है ये क्या है? अल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं। और फर्दर हमें इंफॉर्मेशन भी पता है कि ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहा है 2,4-DNPH से। तो इसका मतलब है कि F में CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। G does not react with an alkaline aqueous iodine. It contains a chiral center and produces a silver mirror when warmed with Tollens reagent। तो G में ये वाला ग्रुप नहीं है क्योंकि येलो प्रेसिपिटेट्स एक्वस अल्कलाइन आयोडीन से नहीं फॉर्म कर रहा और F में ये वाला ग्रुप है। फर्दर जो हमें बताया है कि सिल्वर मिरर फॉर्म हो रहा है G में, इट मींस कि ये इस बात की इंडिकेशन है कि G is an aldehyde। Is this understandable? यस सर। Yes. Name the yellow precipitates produced by the reaction between F and alkaline aqueous iodine। तो येलो प्रेसिपिटेट हमेशा किसके होते हैं? CHI3 के होते हैं जिसका नेम होता है ट्राई आयोडो मीथेन। Is this understandable to everyone? यस सर। अच्छा, अब वो आपसे कह रहे हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताएं एफ एंड जी का। तो एफ एंड जी के बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है? एक तो हमें ये बात पता चल गई कि एफ क्या है? स्ट्रेट चेन होगा क्योंकि ऊपर उन्होंने लिखा है एफ इज अनब्रांच्ड और एफ में CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा। तो इस बेसिस पे मैं क्या कह सकता हूँ, कितने कार्बन है टोटल? 5 कार्बन है।
और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है तो इट मींस CH3CO तो प्रेजेंट होगा, 2 कार्बन हो गए, रिमेनिंग कितने कार्बन बचे? 3। तो नेक्स्ट कार्बन पे CH2 होगा, फिर नेक्स्ट कार्बन पे CH2 होगा, और जो लास्ट कार्बन होगा वो क्या होगा? CH3। अब आप इसके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काउंट कर लें, आपको C5H10 ही मिलेगा। ये F का स्ट्रक्चर जो डिड्यूस किया, ये क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, इधर इन्होंने बोला है कि G एक तो अल्डिहाइड है और दूसरा G कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर होने का मतलब क्या है? सर कि वो वाला कार्बन जिसपे चारों जो ग्रुप हो वो डिफरेंट हो। ओके, गुड। अ कार्बन हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसा कार्बन होता है जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हों, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं। तो इट मींस G एक एल्डिहाइड है, मैं यहाँ पे पहले ओपन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यानी कि उसमें C डबल बॉन्ड O और H है। कितने कार्बन अब बचे हैं? टोटल हमारे पास कितने 3 कार्बन थे? 5। 5 2 बन 3 गए, 1 बचा है। अगर मैं एक कार्बन यहाँ पे बना दूं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बना दूं, और मैं यहाँ पे 2 कार्बन ले लूं, तो CH3, CH2, CH3। तो अब देखें, ये वाला कार्बन जिसको मैं इंसर्कल कर रहा हूँ, ये कायरल सेंटर है, और इसके राइट पे जो कार्बन है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो एल्डिहाइड है। तो दोनों बातें जस्टिफाइड हो रही हैं, कायरल सेंटर का होना भी और सिल्वर मिरर से एल्डिहाइड का होना भी। तो इसका इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? CH3, देन CH2, CH2 के बाद नेक्स्ट कार्बन पे एक हाइड्रोजन अटैच है और ब्रांच में क्या है उसके? CH3 है, तो CH3 ब्रांच को हम इनक्लोज करके लिखेंगे, और नेक्स्ट कार्बन जो है बेसिकली एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप है, तो उसे हम CHO लिखेंगे। ये क्लियर हो गया सबको? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। नो सर। यस अमीना, यशफा एंड अर्श। नो सर। ओके, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म कायरल सेंटर। तो अभी हम बात करके आए, ठीक है, ऊपर, तो हम वही बात लिख सकते हैं, बल्कि इस तरह लिखें, इट इज अ कार्बन एटम bonded to 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, ये एक ऐसा कार्बन एटम होता है जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो है बॉन्ड हुए हुए होते हैं या अटैच हुए हुए होते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, अब अगली इंफॉर्मेशन, 2 और आइसोमर्स हैं H एंड I विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H4O2। तो देखें, C2H4O2 को अगर मैं जनरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं, इट इज बेसिकली CnH2nO2, राइट? और CnH2nO2 बेसिकली जनरल फॉर्मूला या तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है या फिर ईस्टर के लिए होता है। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स या 2 ग्रुप्स हमें बेसिकली मिलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O भी होता है और OH बॉन्ड भी होता है, जबकि ईस्टर में जस्ट C डबल बॉन्ड O होता है और OH बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O से कनेक्ट हुआ हुआ होता है एक साइड पे। ये क्लियर है यहाँ तक बात सबको? यस यस सर। सर। The infrared spectra of isomers H and I are shown. Okay, so here we have a form infrared spectra of H and infrared spectra of I. प्रीवियस क्लास जिन्होंने ली थी वो जल्दी से मुझे बता सकते हैं कि H में कौन सा
जो है आइसोमर तो है, और कार्बो आई में कौन सा एच आइसोमर है? में एच में कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि ये ब्रॉड पीक दे रहा है जी, 3000 ये वाली। देखिए 2500 से यहाँ तक हमें ये एक ब्रॉड पीक मिल रही है, और ये ब्रॉड पीक बेसिकली किसकी होती है? OH को ओ OH की सर। ऑफ COOH की होती है। और फर्दर कंफर्मेशन हमें ये मिल रही है, ये देखें 1600 से 1800 के बीच में हमें एक और पीक मिल रही है, और ये पीक किसकी होती है? सी कार्बन डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड O। ओ ग्रुप की होती है। तो देखें, अभी हम पर बात करके आए थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में सी डबल बॉन्ड ओ और OH दोनों होते हैं, तो ये दोनों यहाँ पे जस्टिफाई हो रहे हैं। इट मींस कि ये जो H है वो H एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो अगर H कार्बोक्सिलिक एसिड है तो I को क्या होना चाहिए? I मस्ट बी एन ईस्टर, ठीक है। और ईस्टर में अभी हम ऊपर देख के आए कि सी डबल बॉन्ड O होता है और OH नहीं होता, तो ये देखेंगे सी डबल बॉन्ड O की पीक हमें उसी रीजन में फिर दोबारा मिल रही है, ठीक है। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफाई द बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंसिपल पीक्स अबव 1500 सेंटीमीटर क्यूब इन ईच स्पेक्ट्रम। तो अभी हम डिसाइड करके आए कि स्पेक्ट्रम ईच में हमें जो पीक्स, दो सिग्निफिकेंट पीक्स हैं अबव 1500, वो एक किस कौन से बॉन्ड की है एच में? सर एक कार्बन डबल बॉन्ड O की, और एक सी CH, डबल बॉन्ड ओ की है, और एक और OH दूसरी की। कौन सी है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की, ठीक है। अच्छा, आई में हमारे पास जो पीक है वो सी डबल बॉन्ड ओ की है, और उसके अलावा आई में दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि ईस्टर है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो होंगे ही, तो एक CH बॉन्ड की भी हमें, बल्कि CH बॉन्ड की पीक आपको ये रही नजर आ रही है। आप डाटा बुकलेट ओपन करें, किसी के पास है डाटा बुकलेट? जी, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके, नेम H एंड I। तो H और I का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? C4H8O2, नहीं सॉरी, C2H4O2। तो दो कार्बन वाले एसिड को हम क्या बोलते हैं? इथेनॉइक एसिड। H represents for two carbon, so it is ethanoic acid। I ईस्टर है, ठीक है। तो और सर, ईस्टर की नेमिंग हम कैसे करते हैं? अल्काइल अल्कानोइड। बट सर फॉर्मूला हमें पता आ रहा है कि टोटल कार्बन कितने हैं? 2 है, मिथाइल मिथेनॉइड। जी बिल्कुल, तो दो कार्बन हैं, तो इसका मतलब है आपके पास एक कार्बन अल्काइल बनेगा और एक कार्बन अल्कानोइड बनेगा। तो इट मींस कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? इथाइल, सर मिथाइल मिथाइल मिथेनॉइड। यस सॉरी सॉरी, मिथाइल मीथानोइड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस अर्श, यशफा एंड अमीना। यस सर। ओके, तो हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में 2018 का, नहीं सॉरी 2017 का विंटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखें, मैं मार्च का हमने 2017 किया था, उसमें तो कोई वेरिएंट नहीं होता, फिर हमने मई जून का 2017 कर लिया है, तो मई जून 2017 का पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। तो
मई जून 2017 की जो रिमेनिंग वेरिएंट्स है वो आप लोग खुद ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, मैम से चेक करें, कोई प्रॉब्लम्स हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा और हम नेक्स्ट सेशन पे मूव होंगे, यानी कि अब हम जो नेक्स्ट पेपर करेंगे वो अक्टूबर नवंबर 2017 का होगा, जो कि हम कल की क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सर मेरे वो 3-4 चैप्टर्स रह गए थे, तो मैं सोच रहा था वो खत्म करके पास पेपर स्टार्ट करूं या अभी से करूं। ठीक है, आप उनको रिव्यू कर लें, उसके बाद आप जो वेरिएंट्स मैं नहीं करवा रहा उनको करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? और जी किसी सर। को कोई बात पूछनी है? ओके देन, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। खुदा हाफिज़।